स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो क्या है और ईजेड नॉमेनक्लेचर इन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का हम पढ़ेंगे आज। तो पहले हम थोड़ा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा जानेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग द फॉलोइंग एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पे एक अल्कीन लेता हूँ और यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे H ग्रुप है, इसी तरह से यहाँ पर H और यहाँ पे CH3। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल में लेता हूँ, ये यहाँ पे मैं CH3 और यहाँ पे CH3, इसी तरह से यहाँ पे है H और ये है H। इनफैक्ट अगर मैं इसका नाम देखूं, इट इज़ ब्यूटूइन, it is also between अगर हम इसकी फार्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके पास कार्बन 4 है, C4, H3 + 3 6 + 2 8 H8। इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, इट इज़ अगेन C4 H8। now those compounds which have same molecular formula और जो इनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला भी, जो कनेक्टिविटी एटम्स के दरमियान है, वो एक जैसी है। तो ये जो दो कंपाउंड्स हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, जिनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स और एटम्स in space around the double bond, then they are called geometrical isomers. For example, अगर मैं यहाँ पे पहले बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखोगे डबल बॉन्ड के एक ही साइड में ये दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे यही मिथाइल ग्रुप्स डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है। तो यहाँ जो इन दो ये जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स में जो रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस अराउंड द डबल बॉन्ड है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के सेम साइड में सिमिलर ग्रुप्स है, यहाँ डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो दोज आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस अराउंड द डबल बॉन्ड, they are called geometrical isomers and the phenomenon is called geometrical isomerism। तो हम ऐसे लिखेंगे, geometrical isomers are those isomers which have same molecular formula
same molecular formula, same structural formula, but different relative arrangement of atoms or groups, but different relative arrangement of atoms or groups in space around the double bond. Space around the double bond. So geometrical isomers are those isomers which have same molecular formula, same structural formula, but different relative arrangement of atoms or groups in space around the double bond. And the phenomenon is called geometrical isomerism, and the phenomenon is called geometrical isomerism. तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये पाया जाता है इन अल्कीन्स और साइक्लिक कंपाउंड्स भी ये दिखा सकते हैं, मगर यहाँ पे हम अल्कीन्स में ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं। तो एक और बात, जो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, अगर आप ये देखें, सो दे आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है। और वो जियोमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि हम अल्कीन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, इट इज़ कॉल्ड सिस आइसोमर। और जहाँ पे ये सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांस। तो इनफैक्ट अगर हम इनका सही नाम लिखेंगे इन दो कंपाउंड्स का, इनफैक्ट बोथ आर ब्यूटोइन, बट इट इज़ सिस ब्यूटोइन एंड इट इज़ ट्रांस ब्यूटोइन। नाउ अब सवाल पैदा होता है, क्या सभी अल्कीन्स ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं? इनफैक्ट नहीं, इसके लिए कुछ कंडीशन है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए कुछ कंडीशन है, आज हम वही पढ़ेंगे, जिससे हमें अब ये पता चल जाएगा कि कौन सा अल्कीन ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। सो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अब हमारा ये टॉपिक होगा। necessary and sufficient condition for geometrical, अगर हम ऐसे लिखेंगे necessary and sufficient condition for alkenes, हम यहाँ पे alkenes की बात करेंगे। necessary and sufficient condition for alkenes to show geometrical isomerism। तो जो पहली कंडीशन है,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने की इन अल्कीन्स में, तो ये होना चाहिए कि वहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए जो अल्कीन्स में है। इनफैक्ट ये डबल बॉन्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो फ्री रोटेशन होती है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे फ्री रोटेशन होगी, और डबल बॉन्ड से ये फ्री रोटेशन स्टॉप होती है, इसमें हिंड्रेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से ये फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो पहली कंडीशन है द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ डबल बॉन्ड। द molecule must contain a डबल बॉन्ड। और इस डबल बॉन्ड का मकसद क्या होता है, टू रिस्ट्रिक्ट फ्री रोटेशन, टू रिस्ट्रिक्ट फ्री रोटेशन, टू रिस्ट्रिक्ट फ्री रोटेशन, टू रिस्ट्रिक्ट फ्री रोटेशन। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, इनफैक्ट साइक्लिक कंपाउंड्स भी ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, बिकॉज साइक्लाइजेशन, अगर साइक्लाइजेशन होगी उससे भी फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होती है। मगर यहाँ पे हम साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम अल्कीन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहली बात जो मॉलिक्यूल होना चाहिए उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उस डबल बॉन्ड से एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पे जो फ्री रोटेशन होती है कार्बन एटम्स के दरमियान वो स्टॉप होती है। दूसरी ओर इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज़ कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होंगी दे शुड हैव डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स। तो दूसरी कंडीशन, each of the double bonded carbon atom, each of the double bonded carbon atom must have different substituent। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह से कहूँगा कि अगर कार्बन इस तरह से है और जो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है एटम है इसके पास डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक सबस्टिट्यूएंट ले लूँगा ए, दूसरा ए नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, दैट मे बी बी सी डी वट एवर, दैट इट इज़ बी। सिमिलरली इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास भी डिफरेंट जो ये सबस्टिट्यूएंट्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ये लेट सी होगा तो ये दूसरा सी नहीं होना चाहिए, लेट या हम इसको लेट इट इज़ ई, देन दिस टू शुड बी डिफरेंट, दैट इज इट शुड बी डी एफ जी एंड सो ऑन। मगर एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर इस कार्बन एटम के डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स हैं ए बी, और इसके पास भी डिफरेंट होनी चाहिए, मगर डिफरेंट वो ए कार्बन पे डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब इस तरह से यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अगर यहाँ पे लेट ए है बी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास भी डिफरेंट होनी चाहिए, मगर जो वो डिफरेंट होंगे वो
वैसे ही ग्रुप्स इस कार्बन पे हो सकते हैं, जैसे कि इस पे डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अगर वो इस जैसे भी होंगे फिर भी ये दिखा सकता है, जैसे कि ये भी ए भी हो सकता है। और मैं यहाँ फिर कहना चाहूँगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इसके पास डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम चाहे एक या दोनों के पास सिमिलर सबस्टिट्यूएंट्स होंगे तो वह जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता है। जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होंगे उनके पास डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ए बी और यहाँ मैंने लिखा है डी ई डिफरेंट, तो ये भी दिखा सकता है, फिर ये शो कर सकता है ज्योमेट्रिकल। तो हम ये इस तरह से बता सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर आप ये देखेंगे, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके पास डिफरेंट ग्रुप्स है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके पास भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। हाँ, अगर इन ग्रुप्स को आप इनसे कंपेयर करेंगे तो वो आपस में सेम है, उससे कुछ नहीं होगा। स्टिल इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस तरह से मैं लिखूँगा, शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ईच डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम should have different substituents. Those different substituents may be same on the next double bond carbon atom or they may be different. वो different भी हो सकते हैं, फिर same भी हो सकते हैं। तो ये था, या हम ये कहेंगे this was the necessary and sufficient condition for alkenes to show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे इस तरह से, सी डबल बॉन्ड सी, लेट इट इज एच, इट इज CH3, it is CH2, CH3। तो पहले आप डबल बॉन्ड कार्बन एटम के को देखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन एटम है। अब देखेंगे जो डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, तो पहले आपको देखना है डबल बॉन्ड है या नहीं, तो डबल बॉन्ड है। अब देखना है जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उनके पास किस किस्म के सबस्टिट्यूएंट्स हैं। यहाँ पे है मीथाइल, यहाँ पे है इथाइल, मीन्स डिफरेंट। तो अगर आप अब आपको दूसरा भी देखना है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अगर किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास सिमिलर सबस्टिट्यूएंट्स हैं देन इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं शो कर सकता है। इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ, CH3C, लेट इट इज Cl, यहाँ पे H, इट इज CH3, डबल बॉन्ड है Cl CH3, डिफरेंट ग्रुप्स। इस डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी डिफरेंट। तो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर एक और एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूँगा, CH और
और यहाँ पे है लेट बी आर, तो सी एल, और अगर यहाँ पर भी सी एल, तो यहाँ पे डिफरेंट डबल बॉन्ड है डिफरेंट ग्रुप से, बट यहाँ है सेम, तो इट विल नॉट शो, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूँगा, अगर मैं इस तरह से लिखूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या आप इस तरह से लिख सकते हैं फिर इनफैक्ट दिस डबल बॉन्ड इज बिटवीन दिस कार्बन दिस कार्बन, यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ये वाला, तो यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ है CH3, तो यहाँ H दूसरा भी H है, तो इस कार्बन पे सिमिलर सबस्टिट्यूट्स है, it will not show geometrical isomerism। तो एक और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा CH3 CH2 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 यहाँ पे इस तरह से है करेक्ट। तो अगर आप ये देखेंगे, इसको दिखाना चाहोगे आप, यहाँ पे आपको दिखाना है C, एक तरफ है H, दूसरी तरफ है CH2 CH3, इट इज CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर भी सिमिलर सबस्टिट्यूट्स है, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप याद रखें, इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है, अगर भी अल्कीन में डबल बॉन्ड जो होगा वो लास्ट पे होगा, अगर आप टर्मिनल अल्कीन्स को देखेंगे, टर्मिनल अल्कीन्स लास्ट पे, तो वहाँ पे अगर टर्मिनल लास्ट पे अल्कीन होगा तो इसका मतलब लास्ट पे डबल बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब एक कार्बन पे ऑलवेज दो हाइड्रोजन उस वक्त होंगे, दो हाइड्रोजन मतलब सिमिलर सबस्टिट्यूट्स, देन दोज अल्कीन्स विल नॉट शो दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर आप यहाँ देखिए, इट इज़ टर्मिनल अल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड लास्ट पे है, तो जिसकी वजह से एक कार्बन पे फिर दो हाइड्रोजन मीन सिमिलर सबस्टिट्यूट्स है। यहाँ पर भी मैंने टर्मिनल अल्कीन ही लिया, तो जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कार्बन एटम जो ये होगा इसके सेम सिमिलर सबस्टिट्यूट्स होंगे, तो जिसकी वजह से ये दे विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आप ये आप याद रखेंगे, इन जनरल terminal alkenes means those alkenes which contain double bond at the end. Alkenes will not show geometrical आइसोमेरिज्म। तो ये था कंडीशंस जो होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए। अल्कीन्स जो अल्कीन्स हैं वो किस किस्म की कंडीशंस, उनमें किस किस्म की कंडीशंस होनी चाहिए ताकि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएं, ये हमने उसके बारे में पढ़ा आज। तो एक और इसका इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इसी के रिलेटेड, दैट इज़ नोमेनक्लेचर, EZ नोमेनक्लेचर, EZ nomenclature of geometrical
आइसोमर्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूँ, जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं ले लूँगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे H मैंने लिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। तो हम इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस का नाम दे देंगे या ट्रांस का। वो सिंपली डिपेंड करता है कि इसके जो डबल बॉन्ड है इसके अगर सिमिलर ग्रुप्स हैं, एक साइड में सिमिलर ग्रुप्स हैं, देन इट इज सिस। अगर डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में सिमिलर ग्रुप्स है, देन इट इज ट्रांस। सिंस the similar groups are present on the same side of the double bond, then it is cis. It is cis isomer. cis isomer. तो इसी हिसाब से अगर मैं ये देखूं, इस तरह से यहाँ पे similar groups are present on the opposite side of the double bond, then it is trans isomer. मगर अगर हमारे पास वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा जहाँ पे जो कार्बन एटम्स होंगे, डबल बॉन्ड जो कार्बन एटम्स होंगे, उनके जो अटैच ग्रुप्स होंगे वो 3 किस्म के होंगे, या पूरे जो चारों ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो वहाँ पे हम सिस ट्रांस इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, अगर मैं इस तरह से लिखूँ, लेट सी, इस तरह से CH3, तो यहाँ पे CH3, let it is Cl, let it is Br। मैंने एक एग्जांपल दिए। तो आप किन ग्रुप्स को मानकर ये कहेंगे कि दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये दो ग्रुप्स दे वर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, और ये दो ग्रुप्स वर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। इसी तरह से इसमें ये ग्रुप्स भी अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड थे और ये ग्रुप्स भी अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप सिस ट्रांस इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बेशक ये ग्रुप्स अपोजिट साइड में हैं मगर ये सिमिलर ग्रुप्स मत हैं, तो यहाँ पे आप सिस ट्रांस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये ग्रुप सिमिलर होते तो हम कहेंगे ये ग्रुप्स भी अपोजिट साइड में हैं, देन इट्स ट्रांस। तो इन ग्रुप्स की वजह से हम इसको सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल इस आइसोमर के लिए नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर ही हम इजड नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एज दिस इजड नॉमेनक्लेचर इज कंसर्न, जो यहाँ पे एटम्स होते हैं या ग्रुप्स होती हैं ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ ये एटम्स या ग्रुप्स होते हैं, उनकी हम प्रायोरिटी देखते हैं। अगर ग्रुप्स ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, if groups of highest priority are present on the same side of the double bond, then it is called Z isomer. और अगर groups of highest priority are present on the opposite side, then it is called E। तो इस नॉमेनक्लेचर के हिसाब से फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू दिस नॉमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग to EZ nomenclature, if the atoms are groups of highest priority,
if the atoms or groups of highest priority are on the same side of double bond, same side or double bond, then the isomer is designated as Z. ये जो Z actually it's a German word which means together. Z का actual meaning है zusammen. In German means together. And if the two atoms, if the two atoms or groups of highest priority are present on the opposite side of double bond, and the isomer is designated as, then the isomer is designated as E. और जो E है ये भी है जर्मन वर्ड विच मीन्स इंटेगन, NTEGN in German means अपोजिट. ज़रा हम इसको अप्लाई करेंगे इस वाले आइसोमर में. इनकी प्रियोरिटी देखनी है, इन ग्रुप्स की प्रियोरिटी देखनी है. अगर हाईएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड देन इट इज़ Z. अगर हाईएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड में होंगे देन इट इज़ ट्रांस. ज़रा अब इनकी प्रियोरिटी कैसे हम देखेंगे. इसका एक तरीका है कि अब हम प्रियोरिटी देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. पहले हम एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आपको पहले डबल बॉन्ड कार्बन एटम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने किया जैसे कि सिलेक्ट मैंने राइट साइड वाला कार्बन किया. अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको अटैच है Br और इसको डायरेक्ट अटैच है कार्बन. तो Br का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, कार्बन का कम है, तो इसकी प्रियोरिटी होगी फिर ज़्यादा. लेट 1 हाईएस्ट प्रियोरिटी और इसके मुकाबले इसकी लोवेस्ट है इन दो में से. इसी तरह से आपको इस डबल बॉन्ड कार्बन के एटम्स या ग्रुप्स की प्रियोरिटी अलग से आप देखनी है. यहाँ पे C अटैच है Cl के साथ, यहाँ पे फिर कार्बन के साथ एटॉमिक नंबर Cl का ही ज़्यादा है, तो इसकी प्रियोरिटी होगी ज़्यादा, तो इसकी प्रियोरिटी होगी कम. तो अगर आप देखेंगे जो हाईएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप्स है दे आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड. तो अगर हाईएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द अपोजिट साइड देन इट इज़ कॉल्ड E isomer. So it is E isomer.
सिंपल। तो इसी तरह से आप ये EZ नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं अब लिखूँगा इसी का C डबल बॉन्ड C, लेट इट इज CH3, लेट इट इज Br अगेन, मैंने Cl को इस तरह से लिखा CH3। अगर आप यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी देखेंगे जो हम यहाँ पे निकालते हैं ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, इसकी ज़्यादा है, इट इज़ 1, इट इज़ 2, यहाँ पे इट इज़ अटैच टू Cl, इट इज़ अटैच टू कार्बन, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ही ज़्यादा है, इट इज़ 1, इट इज़ 2। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो इट इज़ Z आइसोमर। तो एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, कभी हमें आइसोटोप्स मिलते हैं, मतलब जो एटम यहाँ होगा वही एटम यहाँ भी होगा, मगर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, तो वहाँ पे एटॉमिक मास के बेसिस पे प्रायोरिटी देते हैं, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसी को प्रायोरिटी देते हैं फिर वहाँ। मगर ये उस वक्त है जब आइसोटोप्स होंगे। जैसे कि मैं इसकी भी एग्जांपल दे दूँगा, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा इन केस ऑफ isotopes, in case of isotopes, isotope of higher atomic mass is given priority। या फिर याद रखेंगे यहाँ पे, जैसे अगर मैं ये लिखूँगा इस तरह से CC, that it is H11 and it is H12, that it is CH3 and let it is H। तो यहाँ पे अगर मैं पहले EZ नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल करूँ, इसका डबल बॉन्ड कार्बन के एक तरफ कार्बन है क्योंकि ये कार्बन के साथ अटैच है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इट मीन्स इसका जो प्रायोरिटी होगा ज़्यादा मिलेगा हमें, इसकी प्रायोरिटी कम 2। तो अब यहाँ पे इसका भी एटॉमिक नंबर सेम है, इसका भी एटॉमिक नंबर सेम है, मगर अब यहाँ पे इनफैक्ट इसका मास नंबर ज़्यादा है और इसका मास नंबर कम है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो तो हम उसके बाद मास नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रायोरिटी असाइन करने में, मगर पहली शर्त है कि पहले आपको देखना है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जब सेम होगा तब मास नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पहले से ही एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो वहाँ पे मास नंबर या एटॉमिक मास को कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे चूँकि एटॉमिक नंबर सेम है मगर मास जो नंबर है वो डिफरेंट है, तो इसका मास नंबर ज़्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आएगी। सेकेंड, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स है दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, सो इट इज़ Z आइसोमर। आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा। तो इसी तरह से अगर मैं ये बताऊँ, ये एग्जांपल FCl इट इज़ Br एंड यहाँ पे है I। अगर आप ये डबल बॉन्ड कार्बन एटम देखेंगे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, एटम नंबर इसी का ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, सो इट इज़ अगेन Z आइसोमर। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो ये सिस्टम है, जो ये सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, each of the two atoms or groups on each carbon atom of the double bond are assigned priority। जो भी डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, इस सिस्टम के तहत हम इसको प्रायोरिटी असाइन करते हैं 1 and 2 ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। जो मैंने कहा कि किस बेस पे हम ये प्रायोरिटी देते हैं, इनफैक्ट इस जो ये सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, इट इज़ इनफैक्ट कॉल्ड CIP रूल्स।
कैन इन गोल्ड प्रलॉन्ग रूल्स। इनफैक्ट जो ये सिस्टम है, जो हम रूल्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि किस एटम और ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो मैंने पहले ही कहा कि जो हम रूल्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो है कि पहला रूल था कि एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन करते हैं, और जिसका कम होगा उसको लोअर प्रायोरिटी असाइन करते हैं। तो इसका हाईएस्ट, इसका लोअर प्रायोरिटी। तो इनकेस अगर आइसोटोप्स होंगे तो वहाँ पे फिर हम मास नंबर का इस्तेमाल करते हैं। जो हम यहाँ पे रूल्स इस्तेमाल करते हैं दे आर कॉल्ड CIP रूल्स। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा इन दिस सिस्टम ऑफ nomenclature we use CIP rules, that is can in gold prolong रूल्स। तो इसमें जो फर्स्ट रूल है एटॉमिक नंबर, हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी इज assigned to the atom or group having more atomic number। तो ये था एक रूल। सेकंड रूल, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप्स होंगे विच आर अटैच्ड टू डबल बॉन्ड कार्बन एटम, इन केस ऑफ आइसोटोप्स द आइसोटोप ऑफ हायर atomic mass is given higher priority। तो एक और यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैं इसकी एग्जांपल दे दूँगा, फिर आप इसका मैं इसके रूल के बारे में बताना चाहूँगा। अगर यहाँ पे इस तरह से है, जैसे कि OH CH3, इसी तरह से यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3, इस तरह से। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट इसके साथ अटैच है, पहले आपको उसी एटम को देखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसकी प्रायोरिटी कम। अगर आप यहाँ पे देंगे, इसके जो डायरेक्ट अटैच है दैट इज़ कार्बन, यहाँ पे डायरेक्ट अटैच है कार्बन ही है, तो उसके बाद आपको उसके बैद वाले एटम्स को यहाँ पे देखना है। तो कार्बन के बैद जो यहाँ पे 3 एटम्स अटैच हैं इस कार्बन के, वो है ये वाला C, H और H। इस तरह से अगर आप देखेंगे इस कार्बन को, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो इस अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फिर आपको देखने इस कार्बन के और जो ग्रुप्स या एटम्स अटैच हैं वो देखने आपको। यहाँ पे इसके 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो आप यहाँ पे पहले उसी एटम का उसी एटम को लिखोगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, दैट इज़ कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कार्बन का, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब चूँकि इस कार्बन पे जो इस कार्बन को डायरेक्टली अटैच हैं वो दोनों जगह पे कार्बन है, तो इस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसको आप प्रायोरिटी देंगे। तो अब आपको देखने जो उन एटम्स को अटैच्ड एटम्स हैं उनको देखना है। तो इस कार्बन के
CH अटैच है, यहाँ पे HH, तो मतलब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए इसका पहले C, इसका H, तो फिर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो ये आएगा फर्स्ट, तो आएगा सेकंड। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, सो इट इज़ E आइसोमर। तो इसी तरह से अगर मैं इस तरह से लिखूँ C, इस तरह से H, let it is C N, और यहाँ पे मैं लिखूँ OH, तो यहाँ पे CH यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे O पहले देखना, यहाँ पे O1 सेकंड, सो इट इज़ अगेन Z आइसोमर। एक और बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, या आप देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप इस तरह से हैं COH, इसको मैंने H रखा यहाँ पे, लेट इट इज H, या मैं लेट इट इज CH3, और यहाँ पे फिर CN, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इनफैक्ट यहाँ पे C और N के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको क्या देखना है, पहले यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी की आएगी, सेकंड। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, तो अब इस कार्बन को अटैच होंगे नाइट्रोजन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन को, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो इस पर आप प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब आप देख लें कि इस कार्बन को जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं वो आप अरेंज करोगे ऑन द बेस ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो इनका सभी का एटॉमिक नंबर सेम है, देन H एंड H। अब आप इसका देखोगे, इसके भी अब इसको अटैच है एक ही नाइट्रोजन, बट जब आप ये ग्रुप लिखोगे यहाँ पे आपको 3 नाइट्रोजन आएंगे, आपको इस तरह से आपको आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब आप मसला है कि ये नाइट्रोजन कैसे आता है, कार्बन को अटैच एक ही नाइट्रोजन है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको जो भी डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड, वो ट्रीट किए जाते हैं एज इफ दे हैव डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट सिंगल बॉन्ड्स। तो मैं पहले ये इनफैक्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप हाईएस्ट प्रायोरिटी इनमें से 1 2, यहाँ पे C, फिर HHH, यहाँ पे NNN, मीनस इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आएगी, इसकी कम। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, सो इट इज़ Z आइसोमर। तो ये कैसे किया जाता है, इनफैक्ट अगर आपको ये ग्रुप लिखना है, ये जो ग्रुप है इसको यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, इस C ने N के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं ये आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। दिस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड इफ एज इफ दे हैव डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट सिंगल बॉन्ड्स, जैसे इनको डुप्लीकेट या ट्रिप्लिकेट सिंगल बॉन्ड्स हैं, डिपेंडिंग वहाँ पे डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो डुप्लीकेट सिंगल बॉन्ड्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिप्लिकेट सिंगल बॉन्ड्स, ऐसे। या आप ऐसे लिखेंगे C, ये किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ, आपने लिखा सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड है, यहाँ पे इसके 3, आपको यहाँ से एक ही दिखाना है। आपको ये नाइट्रोजन इसको इस तरह से दिखाना है जो आपने, और एक नाइट्रोजन इस तरह से, क्योंकि इस कार्बन को कितने बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ 3, तो आपको ऐसे दिखानी है, एक जो एक्चुअल था, अब या इनकी आपने एज सिंगल बॉन्ड्स दिखाए हैं।
सी के जो सी अटैच्ड है एन के साथ, ये 3 बॉन्ड के साथ आपको यहाँ एक दिखाना है, एक आप अलग से दिखाएंगे यहाँ से, एक अलग से। तो इस अगर आप ये एन देखोगे, इसने कितने बॉन्ड बनाए कार्बन के साथ, 3। यहाँ पे कितने बनाए कार्बन के साथ, 1। तो आपको इसको भी दिखाना है ऐसे, एक, मतलब इसने भी 3 बॉन्ड बनाए, वो आपको एज सिंगल बॉन्ड दिखाना है। इसने भी 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए जो आप एज सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं। तो यही वजह है कि मैंने इस सी को, जो मैंने कहा कि ये अटैच है थ्रू एन, यहाँ पे लगता था हमें एक ही एन है, तो वो एन हो गया अब 3, 1 2 3, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो इस तरह से जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, दे आर ट्रीटेड एज इफ दे हैव डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट सिंगल बॉन्ड्स। तो एक और रूल आप यहाँ पे याद रखेंगे, जो रूल 3rd है, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, double bonds and triple bonds. Double bonds and triple bonds are treated as, double bonds and triple bonds are treated as if they have duplicate or triplicate, they have duplicate or triplicate single bonds। तो इसी तरह से अगर मैं आपको कहीं पे ये ग्रुप होगा, जैसे कि सी, इस तरह से ओ एच, यहाँ पे ऐसे में लिखूँगा सी ओ इट इज ओ एच, इट इज एच CH3। तो यहाँ किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ तो क्लियर है 1 2। तो यहाँ किसके साथ अटैच है, कार्बन, यहाँ कार्बन। फिर यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, जहाँ पर डबल बॉन्डिंग है तो आपको ये ओपन पहले दिखाना, ओपन लिखना है, तभी आप इसको अच्छे से ये आप पता कर सकते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको आएगी। आप पहले इसको अलग से लिखेंगे, जैसे कि ये लिख रहा हूँ COH, इसको आपको ऐसे लिखना है। ये है एक्चुअल C, जो ऐसे में लिखूँगा पहले, यह है इसका H, इसी तरह से O। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिखना है, मगर जो इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, इसने 2 बनाए, आपको भी यहाँ पे 2 ही दिखाने हैं, पर अलग अलग से। यहाँ पे आपने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो अभी इसका एक और बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, वो आप अलग से लिखोगे यहाँ पे इस तरह से। तो अब कार्बन के कितने बॉन्ड्स आ गए, तो एक तो आ गया ऑक्सीजन के साथ 2, 1 2, ये इस तरह से, एक इस तरह से, और दूसरा आपने अलग से सिंगल बॉन्ड दिखाए हैं, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो जो ये ऑक्सीजन है, इसके कितने बॉन्ड है कार्बन के साथ, 2। ये वाला ऑक्सीजन जो मैंने ऊपर दिखाया, जो मैंने जिसकी मैंने डुप्लीकेशन की, वो मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, या ट्रिप्लिकेशन करूँगा वो मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ। तो इस कार्बन, ये जो ओरिजिनल कार्बन था, तो इसने कितने ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 आपको दिखाने हैं आप, बट यू हैव टू शो देम एज सिंगल बॉन्ड्स। तो आपने एक तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिखाया, तो दूसरा आप एज सिंगल बॉन्ड इस तरह से दिखाओगे। तो इसका ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए कार्बन के साथ, 2, एक तो आपने दिखाया है। अब इस ऑक्सीजन ने एक और बॉन्ड बनाया, तो वो आप इस तरह से दिखाओगे। इसी तरह से अगर आप थोड़ा ये अच्छे से देखोगे पहले, तो अगर इसी तरह से ये है, ये तो इस तरह से बन जाएगा C, पहले ये O, ये OH ऐसे ही, इसके साथ मगर डबल बॉन्ड है, आपने सिंगल बॉन्ड दिखाया, तो इसका इस तरह से दिखाओ। और ये जो ऑक्सीजन है,
इस ऑक्सीजन को भी इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, आपने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाया तो इस ऐसे दिखा सकते हैं। तो इस तरह अब आप प्रियॉरिटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, ओ बट ये कार्बन किस किस एटम के साथ अटैच है, तो ये कार्बन है अटैच ओ ओ सी ओ ओ नहीं ओ ओ एच यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये कार्बन है ये किसके साथ अटैच है, ये वाला ये कार्बन, मतलब ये कार्बन किसके साथ अटैच है, एक तो है ओ ओ और ये वाला ओ जो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, और इस ओ एच का ओ, तो यहाँ पे अटैच है ओ ओ और ओ के साथ। अगर आप देखेंगे कार्बन कार्बन सेम, तो इस पर आप डिसाइड नहीं करोगे, तो उसके बाद इसका भी ऑक्सीजन इसका भी ऑक्सीजन, इस पर भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फिर इसका एक और ऑक्सीजन इसका भी और एक और ऑक्सीजन, इस पर भी आप डिसाइड नहीं करेंगे। इसका अब हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, तो इस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस ये जो ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो इसका आ गया 1, इसका आ गया 2। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स दे आर ऑन अपोजिट साइड, सो इट इज़ ई आइसोमर। तो इसी तरह से कुछ और ग्रुप्स में लिखूँगा यहाँ पे। अगर इसी तरह से कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको कैसे कंपेयर करोगे। अगर आपको डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान प्रायोरिटी चेक करनी हो तो इसको आपको पहले ओपन करके लिखना है। ये इस तरह से सी, पहले आप सिंगल बॉन्ड लिखेंगे इसका, मगर दिस कार्बन है 3 बॉन्ड्स विद दिस कार्बन, आपने यहाँ पे एक ही दिखाया तो एक दिखा होगा इस तरह से, एक दिखा होगा इस तरह से। अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड यहाँ पे बनाए, 1 2 3। इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बनाए इस कार्बन के साथ, 3। यहाँ पे कितने दिखाया आपने, 1। तो आप इसका भी लिख सकते हैं इस तरह से, 2 और 3। चलो एक और हम बताएंगे यहाँ पे। अगर सी एच डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से है कहीं भी, अगर आपको, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है तो ये आपको ओपन करके लिखना है। तो इसका मतलब है ये है कार्बन, इसका तो अपना हाइड्रोजन तो है एक, और फिर है डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है आप इसको एज सिंगल बॉन्ड लिखना है। तो इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जो आपने पहले दिखाए हैं। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड था, डबल बॉन्ड। आपने क्या लिखा, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप इसकी डुप्लीकेशन करोगे इस तरह से। तो इस कार्बन जो इस कार्बन को इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड थे आपने दिखाई, एक तो ये एक तो ये। इस कार्बन को भी कितने बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, 2, एक तो आपने दिखाया। तो एक आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो फिर इन ग्रुप्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ रूल्स जो आप इस्तेमाल करके डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर होगा क्या वो ई आइसोमर होगा या जेड आइसोमर होगा। तो ये था रिगार्डिंग दिस ई जेड नॉमेनक्लेचर के बारे में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।